इस कॉन्डम का नाम सुनते ही किसी भी शांत माहौल में उथल पुथल मच जाती है। मानो लोग ऐसे घूरने लगते हैं जैसे नाम लेकर बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया हो। लेकिन इस कॉन्डम का एक्चुअल मतलब कोई नहीं जानना चाहता है कि कैसे ये कॉन्डम हर साल लाखों लोगों की जान बचा रहा है। ये कॉन्डम का इतिहास बहुत ही दिलचस्प भरा है दोस्तों। वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जानते हैं कि कैसे पहले भेड़ बकरियों की आंतों से कॉन्डम बनाया जाता था और आज कैसे ये रबड़ से कॉन्डम बनाए जाने लगे। जिस हिसाब से आज के समय में लोग कॉन्डम का नाम सुनते ही लोगों को घूरने लगते हैं ना, उन्हें ये लगता है कि ये कॉन्डम इसी जनरेशन यानी 21वीं सदी में इसका खोज किया गया है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कॉन्डम का इतिहास 377 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इसका निर्माण लगभग 1640 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन उस समय ये रबर के लुब्रिकेंट्स फ्लेक्सिबल कॉन्डम नहीं हुआ करते थे। उस समय भेड़ बकरियों की आंतों से कॉन्डम बनाया जाता था और ये कॉन्डम उस समय के सैनिक यूज़ किया करते थे। फिर उसी के कुछ समय बाद यानी 1645 ईस्वी में इसी भेड़ बकरी की आंतों से बने कॉन्डम को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया, जिसके बाद दुनिया का पहला कॉन्डम बनकर सामने आया। इसको बनाने वाले इंग्लैंड के सेना के ही एक डॉक्टर थे जिनका नाम डॉक्टर कर्नल कॉन्डम था और कहा जाता है इस कॉन्डम का नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा, क्योंकि पहले इस प्रोडक्शन को कॉन्डम के नाम से ही बुलाया जाता था। लेकिन अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाने लगा, जिसके बाद इसका एक स्पेसिफिक नाम हो गया कॉन्डम। वैसे दोस्तों आप लोग इसे किस नाम से बुलाते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। समय बीतता गया और परिवर्तन होता गया। फिर सिल्क के धागे, लिनेन के कपड़े और कछुए की खाल से बने कॉन्डम का यूज़ किया जाने लगा और उस समय कॉन्डम को बर्थ कंट्रोल के लिए नहीं बल्कि कई सारी बीमारियों से बचने के लिए उपयोग किया जाता था। इसके बाद 1860 में अमेरिकी रसायन वैज्ञानिक चार्ल्स गुडियर ने उस कॉन्डम पर रबर का जमा चढ़ाया, मतलब कि रबर की एक लेयर चढ़ाई। इसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया, क्योंकि चार्ल्स गुडियर उस कॉन्डम पर काफ़ी लंबे समय से रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने उस रिसर्च में पाया कि रबर ठंडा होने पर काफ़ी सख्त हो जाता है, वही गर्म होने पर काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और चार्ल्स गुडियर भी इसे सॉफ्ट इलास्टिक बनाने में लगे हुए थे। काफ़ी प्रयासों के बाद 1860 में उन्हें एक फार्मूला मिल ही गया, जिसके बाद तो कॉन्डम की प्रोडक्शन में क्रांतिकारी आ गई। वहीं 1990 के समय में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी उभरी हुई थी जिसको हम एड्स के नाम से जानते हैं। उसमें ये कॉन्डम सेफ्टी के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन गया था। बनेगा भी क्यों नहीं। चार्ल्स गुडियर के द्वारा जो रबर के कॉन्डोम बनाए गए थे वो जानवरों की आंतों से बने कॉन्डोम के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और यूजफुल थे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और टिकाऊ हुआ करते थे, जो आसानी से कभी फटते नहीं थे। उस समय का वो कंडोम सिंगल यूज़ के लिए भी नहीं था, बल्कि उसे यूज़ करने के बाद धोकर तब तक इस्तेमाल किया जा सकता था जब तक कि वो फट न जाए। धीरे धीरे साल 1920 में फिर से कॉन्डम में बदलाव लाया गया और कॉन्डम को लेटेक्स से बनाया जाने लगा। लेटेक्स भी एक रबड़ की ही प्रजाति होती है। इसका बना हुआ कॉन्डम ही आज के लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पहले वाले कॉन्डम से ज़्यादा लचीला और फ्लेक्सिबल होता था, साथ ही ये सिंगल यूज़ के लिए भी था। ये लेटेक्स का कॉन्डम इसलिए बनाया गया क्योंकि इसको बनाने में कम खर्च आता था, साथ ही ये मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए अफोर्ड कर पाना काफ़ी ज़्यादा आसान था। तो फिर क्या था, इसका प्रोडक्शन तो बड़े पैमाने पर होने लगा और 1968 में अमेरिका, जापान से 40 करोड़ कॉन्डम भारत में मंगवाए गए और नाम रखा गया निरोध। भारत के बाजार में उस समय ये 5 पैसे का बिकता था और उसमें 3 पीस हुआ करता था। फिर भारत में भी कॉन्डम प्लांट बैठाया गया जिसका नाम हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड था। इस प्लांट को बैठाने में जापान की कंपनी ओकामोटो कॉन्डम इंडस्ट्रीज ने भारत की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। इसका पहला प्लांट 5 अप्रैल 1969 को केरल के पेरूरकड़ा में लगाया गया और वहीं से शुरुआत हुई स्वदेशी निरोध बनाने की। समय के साथ साथ इस निरोध को कई नाम दिए जाने लगे। इसका स्पेसिफिक कोई ब्रांड नहीं था। फिर इसे बाद में एक ब्रांड दिया गया, उसका ब्रांड था मिथुन, जो उस समय पान की दुकान और मेडिकल स्टोर दोनों पर मिलता था और आज यही कंपनी साल भर में 8500 करोड़ रुपए कमा रही है दोस्तों। भारत में कॉन्डम की एंट्री सक्सेसफुल साबित हुई, लेकिन इसके बाद भी भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में लगाम लगाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की जा रही है और इस प्रयास में भारत में कॉन्डोम की सेलिंग दर ब दर बढ़ती जा रही है और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं को है, क्योंकि उन्हें अनचाहे गर्भ से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद आया दोस्तों सिल्डेनाफिल टैबलेट, जिसे मेनफोर्स वियाग्रा जैसे पॉपुलर नाम से जाना जाता है। इसका काम होता है ब्लड सर्कुलेशन को तेज करना। तेज होने के बाद क्या होता है वो तो आपको पता ही है। इस टैबलेट का इन्वेंशन भी एक इत्तेफाक से हुआ था। बात है 1990 के समय की। उस समय चेस्ट इन्फेक्शन के लिए एक नई दवा सिल्डेनाफिल पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। ये टैबलेट चेस्ट इन्फेक्शन को तो ठीक नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते थे। इस एक्सपेरिमेंट में जिन आदमियों को रखा गया था उन सभी ने सेक्स फीलिंग की बात बताई। फिर इस दवा पर और अच्छे से रिसर्च हुआ
और 27 मार्च 1998 को यूएस फूड एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी ने इस ट्रीटमेंट को ग्रीन झंडी दिखाई और अप्रैल 1998 में ही ये टैबलेट दुकानों में पहुंचने लगी और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। फिर धीरे धीरे कॉन्डम से भी ज्यादा तेज ये टैबलेट बिकने लगी, क्योंकि सेलिंग की पहले ही 2 हफ्ते में अमेरिका में इस टैबलेट को लेकर 1.5 लाख प्रिस्क्रिप्शन लिखे गए और इस टैबलेट का एक स्पेसिफिक नाम दिया गया वियाग्रा। इसके बाद साल 2011 में इस दवाई की बहुत सारी कॉपियां आने लगी, जैसे मेन फोर्स, कामासूत्रा लॉन्ग लास्टिंग और भी अदर कंपनियां हैं। और वियाग्रा टैबलेट बनाने वाली कंपनी ये दावा करती है कि ऑनलाइन जितने लोग भी वियाग्रा मंगाते हैं वो 70% डुप्लीकेट वियाग्रा होते हैं। तो दोस्तों, यही है कॉन्डम और सेक्स हार्मोन्स टैबलेट का इतिहास। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।